और आइए अब बात उस रिपोर्ट की करते हैं जिससे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार पर किए जाने वाले दावों की हवा निकल गई, वहीं दूसरी तरफ छिड़ गई है सियासत। देखिए, एक तरफ मध्य प्रदेश में सरकार भ्रष्टाचारियों के प्रति तेवर तल्ख किए हुए है। राज्य में अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के दावे किए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अपराध और भ्रष्टाचार के रोज मामले सामने आ रहे हैं। इन दावों की कलई खोल रहे हैं और जब लोकायुक्त की सालाना रिपोर्ट आई तो इन दावों की हवा निकल गई। आम अपराध तो छोड़ दीजिए, सरकारी दफ्तरों में टेबल के नीचे से खूब लेन देन हुए हैं। राजस्व और पुलिस विभाग इसमें अव्वल है। लोकायुक्त की रिपोर्ट कहती है एक साल में भ्रष्टाचार के मामले 26% बढ़े हैं। 279 सरकारी कर्मचारियों को ट्रैप किया गया। 25 सरकारी विभाग के कर्मचारियों पर छापेमारी। 2021 के मुकाबले 2022 में 12% ज्यादा केस दर्ज। पिछले 3 साल में राजस्व विभाग के 27% कर्मचारी पकड़े गए। पिछले 3 साल में 9% पुलिसकर्मी रिश्वतखोरी में पकड़े गए। ये तो बात हुई आंकड़ों की। अब बात इन आंकड़ों पर छिड़ी सियासत की। सरकार पर हमला बोलने की ताक में बैठे कांग्रेस को नया मुद्दा मिला। सो कह दिया यही तो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है, जिनके दावे कुछ और हैं और हकीकत कुछ और। यह तो मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जब वो जीरो टॉलरेंस की भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो उन्हीं के प्रदेश में किनके संरक्षण में 26% भ्रष्टाचार बढ़ा है। और लोकायुक्त संगठन ने जितने भी मामले ट्रैप किए हैं उन मामलों में रेवेन्यू विभाग ही क्यों अव्वल है? यह तो वे मामले हैं 26% के जो ट्रैप हो चुके हैं, जो ट्रैप नहीं हो पा रहे हैं, और ये छोटे मछलियों के मामले हैं। लोकायुक्त के इस आंकड़े को कांग्रेस ने अपने पक्ष में भुनाया तो बीजेपी ने अपने पक्ष में। बीजेपी का कहना है कि आंकड़े तो तब आए जब सख्ती हुई, जांच हुई और कार्रवाई हुई, वरना कमलनाथ की 1.5 साल की सरकार को तो सबने देखा। देखिए, 15 महीने की कांग्रेस की सरकार सबने देखी और किस प्रकार से इनकम टैक्स के छापे देखे, किस प्रकार से करोड़ों रुपए किस किस के घर से बरामद हुए, किस प्रकार से करोड़ों रुपए का हवाला हुआ दिल्ली के कांग्रेस कार्यालय तक के, सबने देखा। उसकी जांच भी चल रही है। और 15 महीने में क्या स्थिति थी भ्रष्टाचार की? वल्लभ भवन भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ था। ला ले आर्डर ले जा ट्रांसफर उद्योग चल रहा था। अब आज ये बात कर रहे हैं शिवराज सरकार में आंकड़े बढ़ गए। और आंकड़े क्यों बढ़ गए? आंकड़े इसलिए बढ़ गए कि शिवराज सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सजग है, जीरो टॉलरेंस पर काम करती है। मुख्यमंत्री ने खुली छूट दे रखी कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, एक भी भ्रष्टाचारी सामने आए तो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आंकड़े झूठ नहीं बोलते, सो ये आईना तो है जो दिखा रहा है कि बीते 1 साल में भ्रष्टाचार के मामले खूब बढ़े। अगर जीरो टॉलरेंस के तहत रिश्वतखोर पकड़ाए तो शानदार, ये तो वो हैं जो हुए बेनकाब। मगर सवाल ये कि सरकारी दफ्तरों में न जाने और कितने बाबू बैठे हैं जो खेल रहे हैं टेबल के नीचे से खेल। रिपोर्ट कामयाबी ही सही, लेकिन इसी तरह आगे भी काम करने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से मनोज राठौर की रिपोर्ट। तो काम पहले भी हो रहा था, अब भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, लेकिन मामले बढ़ गए। अब ऐसे में जाहिर सी बात है कि ईओडब्ल्यू की तो यह कामयाबी मानी जा सकती है, लेकिन और किसी कामयाबी नहीं है, क्योंकि मामले भ्रष्टाचार के बढ़े हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ में बीजेपी विधायक और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की मुश्किल बढ़ चुकी है। नारायण चंदेल के बेटे के खिलाफ एक महिला ने रेप की शिकायत दर्ज कराई। उन पर लगे इस आरोप से पार्टी के भीतर हड़कंप मचा है। वहीं कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल से इस्तीफा मांग लिया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद प्रदेश की सियासत गर्म है। नेता प्रतिपक्ष के बेटे पलाश चंदेल के ऊपर रायपुर के महिला थाने में रेप की शिकायत दर्ज हुई है। पीड़िता की शिकायत के बाद रायपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दरअसल रायपुर के महिला थाने में जिस महिला ने विधायक के बेटे पलाश चंदेल पर रेप का आरोप लगाया है, वो पीड़िता जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली है। बताया जा रहा है कि पलाश और पीड़िता के बीच फेसबुक के जरिए संपर्क हुआ। 2018 के बाद दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ लगातार संबंध बनाए। 2021 में जब महिला गर्भवती हुई तो गर्भपात की दवा खिलाकर गर्भपात भी कराया गया। इसके बाद दोनों के बीच नोकझोंक बढ़ती गई और अब पीड़िता ने पलाश के खिलाफ शिकायत कर दी है।
इस मामले के उजागर होने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के नेता नारायण चंदेल को पार्टी से निकालने की मांग कर दी है। इधर आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने कहा है कि नेता प्रतिपक्ष को पद से इस्तीफा देना चाहिए। नारायण चंदेल को अपने पद पर रहने का अधिकार नहीं है। बीजेपी के लोग अपने गिरेबान में नहीं झांकते। चंदेल के बेटे पर आदिवासी युवती से रेप का आरोप है। मैं भी मीडिया के माध्यम से देखा है, एक प्रतिपक्ष का नेता जिम्मेदार पद में बैठकर इस प्रकार दुरुपयोग आदिवासी महिला के साथ, आदिवासी समाज के साथ दुर्व्यवहार किया है। उनके ऊपर से कार्रवाई करे होना चाहिए। उसके साथ साथ अपना पद का दुरुपयोग किया है और उसके बेटा को तो जेल होना ही चाहिए। और अगर थोड़ा बहुत भी राजनीति में अगर थोड़ा बहुत भी हिम्मत है, दम है, तो तुरंत नेता प्रतिपक्ष को पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब जांच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो, तब तक नेता प्रतिपक्ष उस पद में नहीं रहना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे के खिलाफ रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद पार्टी के भीतर भी हड़कंप मच गया है। इस मामले में जब पूर्व सीएम रमन सिंह से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि इस मामले में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। वो जानकारी लगी है, उनसे भी बातचीत किए हैं, तो अभी इस मामले में पूरी जानकारी हम लोग को नहीं आई। हम लोग ट्रेन में थे। नारायण चंदेल जांजगीर चांपा जिले के विधायक हैं। पिछले साल ही उन्हें पार्टी ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, लेकिन इस आरोप के बाद पार्टी के भीतर हड़कंप मचा हुआ है। वहीं मौके पर चौका मारते हुए कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष को पार्टी से निकालने तक की मांग तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कांग्रेस सिर्फ मांग ही नहीं कर रही है, बल्कि साथ ही साथ कांग्रेस इसको लेकर प्रदेश भर में अब आंदोलन खड़ा करने जा रही है, प्रदर्शन करने भी जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में चुनावी साल शुरू होते ही सियासी दलों की सरगर्मियां तेज हैं। अंबिकापुर में आज से बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की 2 दिनी बैठक शुरू हुई, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन हो रहा है। इसके साथ ही बीजेपी 21 जनवरी को जनजातीय अधिकार सम्मेलन के जरिए शक्ति प्रदर्शन करेगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश में सियासी पकड़ मजबूत करने के लिए लगातार बीजेपी नेताओं की बैठक जारी है। इसी कड़ी में अंबिकापुर के होटल पर्पल ऑर्किड में बीजेपी कार्य समिति के आज से 2 दिवसीय बैठक शुरू हो गई है। इसमें प्रदेश के करीब 100 दिग्गज नेता शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन, पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय शामिल हैं। इसके अलावा प्रदेश बीजेपी के लगभग सभी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। कार्य समिति की बैठक से पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने दावा किया है कि इस बार सरगुजा की सभी 14 सीटों पर बीजेपी की जीत होगी। बैठक प्रदेश के कार्य समिति की बैठक है। राष्ट्रीय नेतृत्व आया है, शिव प्रताप जी से लेकर सारे राष्ट्रीय नेतृत्व यहाँ पे है, आए हुए हैं। और 2 दिन के बैठक में आगामी 3 महीने की कार्य योजना पर विचार भी होगा, चर्चा भी होगी, और जो चल रहे हैं कार्यक्रम क्रियान्वयन की दृष्टि से उस पर बातचीत होगी। और अभी जो राष्ट्रीय कार्य समिति में दिए गए निर्णय है उसका फॉलोअप कैसे किया जाए, उस विषय को लेकर भी चर्चा होगी। और फिर एक वनवासी सम्मेलन भी है। शानदार स्थिति रहेगी इस बार। सरगुजा के सभी सीटों में भारतीय जनता पार्टी बेहतर स्थिति में रहेगी। इससे पहले कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेने आए नेताओं का ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेता शामिल हुए। बीजेपी की इस बैठक पर कांग्रेस ने तंज कसा है। भारतीय जनता पार्टी कितना भी बैठक करे, ये कार्य समिति कौन है पता नहीं। हम लोग तो राजनीति जीवन में देखते थे, साल में एक बार कार्य समिति होता था, यह तो 1 साल 2 साल के बाद होता था। ये तो रोज कार्य समिति होता है। अगर रोज कार्य समिति होता है तो इसको कार्य समिति में निर्णय लेना चाहिए और प्रतिपक्ष नेता को तत्काल हटाए, तो तब तो भारतीय जनता पार्टी है, नहीं तो पार्टी नहीं है, ये फर्जी है। और उसके बाद आज आदिवासी को लुभाने का काम कर रहे हैं, यही है लुभा रहे हैं।
वहाँ के आदिवासी लोग वोट देंगे। अरे आदिवासी को आरक्षण के लिए अड़ंगा डले हुए हैं। हम लोग कांग्रेस पार्टी आंदोलन करी, विधानसभा में पेश की। अरे आदिवासी को देखने वाले क्यों राज्यपाल से नहीं मिल रहे हैं? राज्यपाल को आदिवासी का आरक्षण क्यों लागू नहीं कर रहा है? बैठक के अंतिम दिन यानी कि 21 जनवरी को पार्टी ने जनजातीय अधिकार महासम्मेलन रखा है। इस सम्मेलन में हजारों की संख्या में जनजातीय समुदाय के लोगों के जुटने की संभावना है। चुनावी साल में सरगुजा में कार्य समिति की बैठक और ये सम्मेलन बीजेपी के शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में चुनौती मिली है। एमपी में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उन्हें अपनी शक्ति प्रमाणित करने के लिए कहा। महाराष्ट्र से भी चुनौती मिल गई थी, अब मध्य प्रदेश से भी मिली है और छत्तीसगढ़ में तो धर्मांतरण को लेकर दिए गए बयान के बाद मंत्री कवासी लखमा ने भी उनको चैलेंज दे डाला है। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। जहां जाते भड़काऊ बातें करते। अरे हम भड़काऊ बात नहीं करते, हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, ये नाम इन दिनों सुर्खियों में है। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग इनके दरबार में आते हैं, जहां पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लोगों के मन की बात पहले से ही कागज पर लिख देते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान बताते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हाल ही में नागपुर में दरबार लगाया था, जहां अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के सदस्य ने इनकी शक्तियों पर सवाल उठाया और चुनौती दी कि वो अपनी शक्तियां साबित करें। लेकिन अब एमपी और छत्तीसगढ़ में भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोग कहते गुरुजी जहां जाते भड़काऊ बातें करते। अरे हम भड़काऊ बात नहीं करते, हम सनातनी हिंदू हैं, हिंदुत्व की बात करते हैं। और जो हिंदू नहीं वो बुजदिल है। और छत्तीसगढ़ वाले पागलों से भी कहेंगे यहां पर भी बहुत धर्म परिवर्तन हो रहा है, अब जगना पड़ेगा हम लोगों को। और तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं और बागेश्वर बालाजी का हाथ है। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर सियासत गर्म है। ऐसे में जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जब छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण की बात कहते हुए लोगों से इसके खिलाफ जागने का आह्वान किया, तो मंत्री की ओर से फौरन पलटवार आया। कवासी लखमा ने यहाँ तक कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री राज्य में हो रहे धर्मांतरण साबित कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, और अगर ऐसा नहीं हो रहा तो उन्हें पंडिताई छोड़नी होगी। हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो, पंडित हो, मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। अरिनी को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको सुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडिताई क्या है, सही पता चलेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को चुनौती एमपी में भी मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उन पर निशाना साधा है कि गोविंद सिंह ने कहा है कि वे तांत्रिक जैसी प्रथा का प्रचार कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने उनसे इसे प्रमाणित करने को कहा है। मैं तो पूर्व से ही उनके बारे में अपने विचार व्यक्त कर चुका हूँ। मैं पाखंड और ढोंग नहीं पड़ता। सनातन धर्म आस्था का बिंदु है। इस देश में 80 से 90% सनातन धर्म को मानने वाले लोग। जब उनके ऊपर महाराष्ट्र में आरोप लगे तो बागेश्वर जी अपना बिस्तर बांध के रात में क्यों भागे? मैं उनसे चाहूँगा कि अगर आपके सच्चाई है तो आपको प्रामाणिकता के आधार पर भागने का जवाब दें। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एमपी छत्तीसगढ़ में भी चुनौती मिल रही है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह उनकी शक्तियों पर सवाल उठा रहे हैं, तो मंत्री कवासी लखमा बयान पर नाराज हैं और धर्मांतरण साबित होने पर राजनीति छोड़ देने की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर रायपुर में कल मुकाबला होने जा रहा है भारत और न्यूजीलैंड के बीच, और ये काफी अहम मुकाबला है क्योंकि ये दूसरा मुकाबला है और यही मुकाबला अगर भारत इस मुकाबले को जीतता है तो भारत की सीरीज में भी जीत हो जाएगी और दूसरा मुकाबला न्यूजीलैंड के लिए करो या मरो वाला रहने वाला है। तो रायपुर में
रन जो होने वाला है उसको लेकर दोनों टीमों ने आज खूब पसीना बहाया, खूब प्रैक्टिस की है। पहली पाली में अगर बात की जाए तो न्यूजीलैंड ने पसीना बहाया, खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हुए नजर आए, और उसके बाद दूसरी पाली में टीम इंडिया जो है उसके खिलाड़ी पहुंचे थे वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम, और कल 1:30 बजे से मैच होना है भारत और न्यूजीलैंड के बीच। रायपुर के शहीद वीर नारायण स्टेडियम में आप देख सकते हैं कि भारतीय खिलाड़ी यहां पर पहुंच चुके हैं और पसीना बहा रहे हैं। कल न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला होगा। अभी कुछ देर पहले ही पीसी हुई है और पीसी में साफ तौर पर कहा गया है कि भारतीय टीम विशेष रणनीति के तहत मैदान में उतरेगी। अगर हम बात करें अभी कि इस जो मैदान में विराट कोहली नहीं आए हैं और क्योंकि वो अभ्यास में अभी शामिल नहीं हुए हैं, इसके अलावा रोहित शर्मा, ईशान और हार्दिक पांड्या सहित तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो यहां पर पसीना बहा रहे हैं। कुछ देर पहले वो क्रिकेट खेल रहे थे, अब देख सकते हैं कि फुटबॉल खेल रहे हैं और एक्सरसाइज कर रहे हैं, वार्म अप कर रहे हैं। कल इसी मैदान पर भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला होगा। 1:30 बजे अब मुकाबला है वो चलेगा। भारतीय टीम एक जो मैच जीती है उसके बाद पूरी आत्मविश्वास के साथ लवरेज है, और अब देख सकते हैं शहीद वीर नारायण जो क्रिकेट स्टेडियम है पूरी दूधिया रोशनी में नहाया हुआ है, और 8 बजे तक भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं वो अभ्यास करेंगे। कल रोचक मुकाबला होने के आसार है। ये कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच है, उसे लेकर के पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि देश में उत्साह देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। पहाड़ों पर झमाझम बर्फबारी का दौर जारी है। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक पहाड़ी इलाकों में सफेद आफत का हिमयुग चल रहा है। पहाड़ों पर बर्फ ने जिंदगी को जमा रखा है। कहीं बिजली नहीं है, कहीं पानी की दिक्कत है, रास्तों पर बर्फ का डेरा है, कई इलाकों में गाड़ियां फंसी हुई हैं। पहाड़ों की बर्फीली सर्दी मैदानी इलाकों को भी ठिठुरा रही है। दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में शीत लहर ने ठंड को और प्रचंड कर रखा है, और अपने टीवी स्क्रीन पर आप अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। कुदरत का सफेद श्रृंगार सैलानियों को तो लुभा रहा है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए उतनी ही ये मुश्किल वाला मौसम है। इधर देश से लेकर विदेश तक बर्फबारी के अलग अलग तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। केदारनाथ धाम में एक बार फिर से बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। सुबह से यहां रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है, और इससे धाम की छटा और ज्यादा खूबसूरत नजर आ रही है। भले ही केदारनाथ धाम के कपाट इन दिनों बंद हैं और यहाँ किसी भी तरह की हलचल या चहल पहल देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन यहाँ का नज़ारा देखकर किसी का भी दिल इसके दीदार के लिए मचल उठे। हेलीकॉप्टर से ली गई तस्वीरों में भी कुदरती सुंदरता का शानदार नजारा दिखा। मंदिर के शिखर से लेकर शंकराचार्य की समाधि स्थल सब बर्फ से ढके हुए हैं। और मौसम के बदले मिजाज के साथ गंगोत्री धाम समेत हर्षिल घाटी में बर्फबारी हुई। उधर यमुनोत्री धाम में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बर्फबारी होने से स्थानीय ग्रामीणों के साथ सेब काश्तकारों के चेहरे खिल उठे। दरअसल इस सीजन में लोग बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। बर्फबारी नहीं होने से खासकर सेब काश्तकार चिंतित थे। हालांकि बीते 24 दिसंबर को हर्षिल में बर्फबारी हुई थी, लेकिन कम बर्फबारी होने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ था। लेकिन इस बार उम्मीद अच्छी है। इधर जोशीमठ में भू धसाव के बीच शुक्रवार को भारी बर्फबारी हुई। बर्फबारी के चलते पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। आलम यह कि ठंड और बर्फबारी की वजह से लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं।